ये एक डाटा है हमारे पास राजपूत कंपनी का, और इनके पास जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, फर्नीचर ड्राइंग, परचेज, सैलरी एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस, ये इनके डेबिट बैलेंसेस हैं। फिर कुछ हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेस भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अकाउंट्स पेबल अर्न कमीशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल। इसके साथ ही कुछ एडजस्टमेंट डाटा भी है जिसको हमें साथ साथ रीड करना होगा। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। इनकम स्टेटमेंट हमें इसकी बनानी है। सबसे पहले हमें चाहिए है सेल। सवाल में अगर हम देखें तो सेल्स यहाँ मौजूद है 50,000 रुपीज की। ये हम पोस्ट कर देते हैं। रिटर्न और डिस्काउंट अगर होंगे तो डेबिट साइड पर होंगे। सवाल में हमें रिटर्न और डिस्काउंट में से कोई भी चीज़ नजर नहीं आ रही है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है तो लिखना जरूरी नहीं है। अगर होता तो हम यहाँ पर यकीनन उनको माइनस करते। तो फिलहाल ये नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 50,000 रुपीज आ गया है नेट से। इसके बाद हमें चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में नजर आती है। तो ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है ये हमेशा ओपनिंग होगी जो ट्रायल बैलेंस में होगी। एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नीचे भी मौजूद है एडजस्टमेंट डाटा में, ये हमेशा एंडिंग होगी। तो अभी हमें ओपनिंग चाहिए जो कि यहाँ पर है 5,000। तो ये हमने ओपनिंग यहाँ पर पोस्ट कर दी है। इसके बाद हमें नेट परचेज निकालना है। नेट परचेज निकालने के लिए हमें परचेज चाहिए है जो कि 40,000 है। तो ये 40,000 हमने पोस्ट किया यहाँ पर। इसमें हमें ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन। सवाल में ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं है तो ये 0 हो गया। इसके बाद रिटर्न और डिस्काउंट में से भी देखें तो कोई भी चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर होता तो वो भी हम यहाँ पर पोस्ट कर देते। ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है जबकि रिटर्न डिस्काउंट लेस होता है। तो हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको हम कहेंगे नेट परचेज। तो नेट परचेज इस वक्त हमारे पास 40,000 आ गई है। नेट परचेज आने के बाद अब हमें यकीनन एंडिंग इसमें से माइनस करनी है। एंडिंग यहाँ पर दी हुई है 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपीज हम यहाँ से माइनस करेंगे। 6,000 रुपये माइनस करेंगे। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब हमारे पास निकल आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए 5,000 और ये 40,000 जमा होंगे तो 45,000। 6,000 हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यकीनन इस वक्त हमारे पास आ रहा है 39,000। 39,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है और इसको हम यकीनन माइनस करेंगे नेट सेल में से। नेट सेल में से जब हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि इस वक्त आ रहा है 11,000 रुपये। यहाँ तक बनाने के बाद अब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। इसके लिए हम अपने डेबिट साइड पर देखेंगे। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। यहाँ से हमें इंश्योरेंस एक्सपेंस मिलने का इम्कान है। इसके लिए हमें यकीनन इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस अनएक्सपायर्ड की यहाँ वैल्यू दी हुई है 3,000 रुपये। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 2,000 रुपये एक्सपायर्ड। तो अब अगर डायरेक्ट ही एक्सपायर्ड दिया हुआ है तो फिर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पर जो है 2,000 रुपये। इसके बाद है फर्नीचर, ड्राइंग, परचेज, सैलरी एक्सपेंस। तो सैलरी एक्सपेंस यकीनन यहाँ पर आएगा। हमें इसको भी एडजस्ट करना होगा। और सैलरी से मुतालिक वैल्यू जो दी हुई है एक्सपेंस की वो है 15,000 रुपये। जबकि एडजस्टमेंट में हमें अक्रूड सैलरी नजर आ रहा है। अक्रूड यानी पेबल। पेबल को ऐड करते हैं। पेबल यहाँ पर 1,000 रुपये है, ये हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 16,000 रुपये। सैलरीज के बाद रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस के मुतालिक कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है। तो चूंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे। और ये है यहाँ पर 2,000 रुपये। डेबिट साइड पर हमारे पास एक्सपेंसेस की लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। क्रेडिट साइड पर कोई भी एक्सपेंस होने का इम्कान नहीं होता। अब हम एडजस्टमेंट डाटा में देखेंगे कि कोई अगर हमें एक्सपेंस मिल जाए। मर्चेंडाइज पोस्ट हो चुका है, एंडिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस भी पोस्ट हो चुका है, बैड डेट्स, बैड डेट्स अब यकीनन पोस्ट होगा यहाँ पर। तो बैड डेट्स एक्सपेंस लिखा हुआ है
2% ऑफ सेल्स, सेल्स जो थी वो थी हमारे पास 50,000 रुपए की, तो 50,000 का हम निकालेंगे यहाँ पर 2%। तो 50,000 और इसका हमें निकालना है 2%, हमारे पास अमाउंट आएगा 1,000। इसके अलावा डेप्रिसिएशन यहाँ नजर आ रहा है हमें 10% है फर्नीचर का, तो डेप्रिसिएशन भी ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये है फर्नीचर का, और इसकी जो वैल्यू है फर्नीचर की वो है 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% है, तो ये हमारे पास निकल आएगा 1,000 रुपए। तो दैट्स इट, हमारे पास सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं, मजीद कोई एक्सपेंस नहीं है। इनको अगर हम ऐड करें यहाँ पर तो हमारे पास यकीनन 2 और ये 16 18 और ये तो 20 और ये 2 22,000 रुपए का हमारे पास एक्सपेंस नजर आ रहा है। ₹22,000 का जब हमारे पास एक्सपेंस है और हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो थे 11,000 रुपए का, तो इसका मतलब ये हो गया कि 11,000 रुपए का बेसिकली हमें अब लॉस हो रहा है। यहाँ पर ये माइनस में वैल्यू आ गई है हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो 11,000 रुपए का था, जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,000 रुपए के हैं। तो जो डिफरेंस हम इन दोनों का लेंगे तो उससे हमें नेट इनकम और नेट लॉस पता चलता है। तो 11,000 में से 22,000 माइनस करेंगे तो यकीनन 11,000 रुपए का हमें लॉस आ गया यहाँ पर। इनकम में अगर हम देखें तो इनकम की साइड पर हमें सिर्फ एक ही इनकम नजर आ रही है और वो है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन इससे कमीशन इनकम निकल आएगा। कमीशन इनकम निकालने के लिए अनअर्न्ड का अमाउंट ऊपर दिया हुआ है 3,000 रुपए, इसमें से हम माइनस कर देंगे नीचे दिया हुआ अनअर्न्ड। अनअर्न्ड दिया हुआ एडजस्टमेंट में तो वो माइनस होता है, तो ये 1,000 रुपीज हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो 2,000 रुपए की एक इनकम आ रही है हमारे पास, एक ही इनकम है यहाँ पर, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इसीलिए 11 और ये 2 मिलाकर और चूंकि 11,000 रुपये माइनस में है तो इसीलिए जो वैल्यू है हमारे पास वो माइनस में ही रहेगी, और माइनस में आंसर आएगा 9,000 रुपये। ये माइनस में आ गया हमारे पास, और इसको हम कहेंगे यकीनन नेट लॉस। ये 11,000 रुपये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये 50 में से 39 में माइनस करो 11 प्लस में है ये, और 11 प्लस के बाद ये 22,000 जो है ये माइनस में है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये नेट लॉस आएगा। तो ये नेट लॉस बिफोर अदर इनकम हमारे पास आ गया, और चूंकि ये लॉस था 11,000 रुपए का, तो इसीलिए 2,000 रुपए की इनकम मिलकर ये फाइनली 9,000 का लॉस आ गया हमारे पास। ये इनकम स्टेटमेंट हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम यकीनन बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे और बैलेंस शीट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी सवाल की अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो हमारे पास सबसे पहले कैश नजर आ रहा है। कैश की वैल्यू है 4,000 रुपए। इसके बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है 8,000। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में हमेशा एंडिंग आती है, जो कि एडजस्टमेंट में मौजूद है, और वो है 6,000 रुपए। इसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है हमारे पास, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम यहाँ पे लेंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के लिए वैल्यू यहाँ बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 3,000 रुपए, जबकि उसमें से 2,000 का एक्सपेंस हो गया। तो 3,000 में से 2,000 का तो एक्सपेंस हो गया, तो फिर अनएक्सपायर्ड कितना आएगा? यकीनन 1,000 आएगा। कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा देते हैं, -2,000 रुपीज। तो ये 1,000 रुपए का बेसिकली अनएक्सपायर्ड आ गया हमारे पास। इसके बाद फर्नीचर, ये हमारा फिक्स एसेट है। इसकी वैल्यू 40,000, 10,000 रुपए। ड्राइंग, ड्राइंग राजपूत 6,000 रुपीज, ये माइनस होती है वैल्यू। इसके बाद परचेजेस बैलेंस शीट में नहीं आती, सैलरीज भी एक्सपेंस भी नहीं आता, रेंट एक्सपेंस भी नहीं आता। क्रेडिट साइड पर देखें तो अकाउंट्स पेबल नजर आ रहा है 7,000 रुपए का, हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, और ये है 7,000 रुपीज।
अकाउंट्स पेबल के बाद है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन एडजस्टमेंट में मौजूद है, जब एडजस्टमेंट में मौजूद हो तो बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, फिर 1000 रुपीज आती है हमारे पास। अनअर्न्ड कमीशन के बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में हमारे पास जो वैल्यू है वो 3000 रुपये दी हुई है। एक चौथे नंबर पर एडजस्टमेंट हमने निकाली थी 10% पर नीचे थी, 10,000 का 10% लेंगे तो यकीनन 1000 रुपये होगा। तो 3 पहले से ट्रायल बैलेंस से मौजूद है और एक एडजस्टमेंट से आई तो मिलाकर 4000 रुपये हो गई। पहले से वैल्यू है 3000 रुपये और इसमें फिर हमने प्लस कर दिया है 1000 रुपये जो हमने एडजस्टमेंट से निकाली है, बिल्कुल मिलाकर होगी 4000 रुपये। अलाउंस रिडक्शन का कैपिटल हमें नजर आ रहा है 30,000 रुपये, तो ये हमने 30,000 रुपये का कैपिटल यहाँ पे लिख दिया। और फिर इसके बाद बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं, हम यहाँ एडजस्टमेंट में निगाह डाल लेते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी पोस्ट हो चुका है, इंश्योरेंस भी पोस्ट हो चुका है, बैड टैक्स 2%, ये यकीनन लायबिलिटी में आएगा। अलाउंस फॉर बैड टैक्स, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को कैंट्रा एसेट के तौर के ऊपर करंट एसेट में से माइनस भी कर सकते हैं और इसको हम लायबिलिटी साइड पर भी शो कर सकते हैं। फिलहाल हम लायबिलिटी साइड पर शो कर रहे हैं और ये थी 2% ऑफ सेल, सेल थी 50,000, 50,000 का 2% निकाला था जो कि था 1000 रुपये। डेप्रिसिएशन हम लिख चुके हैं, फिर आगे अक्रूड सैलरी, ये लायबिलिटी है हमारी और इसका अमाउंट जो है वो है हमारे पास 1000 रुपये। इसके अलावा अनअर्न्ड कमीशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो नाउ एवरीथिंग इज पोस्टेड, ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट तक तमाम चीजें पोस्ट हो चुकी हैं। हमें एक बात का हमेशा याद रखना है और वो ये कि ट्रायल बैलेंस की हर चीज सिर्फ एक दफा ही पोस्ट होती है, या तो वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है या बैलेंस शीट में जाती है, सिवाय मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग के जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों में आती है। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स है ये एडजस्टमेंट्स हमेशा दोनों जगह पर पोस्ट होती हैं हर सूरत में। ये इनकम स्टेटमेंट में भी एक दफा आएंगी अपने रूल्स के मुताबिक और बैलेंस शीट में भी एक दफा आएंगी अपने रूल्स के मुताबिक। तमाम चीजें अब चूंकि पोस्ट हो चुकी हैं तो एक आखिरी चीज रह गई है और वो है इनकम, नेट इनकम। हमने अभी ये इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, इसमें हमारे पास 9,000 रुपये का लॉस आ रहा था, तो अब हम ये 9,000 रुपये का यहाँ पे लॉस पोस्ट करेंगे हम यहाँ। तो ये 9,000 रुपये का हमने लॉस पोस्ट कर दिया। तो 9,000 रुपये का हमने जैसे ही लॉस पोस्ट किया तो हमारे पास अब ये आ चुका है, अब बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम टोटल इसका चेक कर लेते हैं। ये करंट एसेट थे, इसमें हम प्लस कर रहे हैं जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, तो हमारे पास आंसर 29,000 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से इक्विटी साइड के ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइबिलिटीज है और इसमें हम प्लस कर रहे हैं अपने ओनर इक्विटी को। फाइनल आंसर हमारे पास 29,000 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी दोनों साइड जो है वो बैलेंस है इस वक्त। तो जो की पॉइंट है वो हमें याद रखना है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज एक एक दफा आती हैं, या तो इनकम स्टेटमेंट में आ जाती हैं या बैलेंस शीट में आती हैं, दोनों जगह कभी नहीं आती। लेकिन जो एडजस्टमेंट की वैल्यूज हैं ये हमेशा दोनों जगह पर आती हैं, एक दफा इनकम स्टेटमेंट में और एक दफा बैलेंस शीट में।